नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। जब भी गौतम अडानी का नाम आता है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं हमारे देश में जिनको पेट दर्द शुरू हो जाता है। अडानी का नाम आते ही उन्हें अचानक मोदी भी याद आ जाते हैं, उन्हें अचानक गौतम अडानी पर हमला भी याद आ जाता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि गौतम अडानी ने इस देश के लिए क्या किया है। हम ये आज चर्चा अचानक क्यों कर रहे हैं आपके सामने? आप एक तस्वीर देख रहे हैं, आपको पीछे बड़ी बड़ी शिप्स नजर आ रही थी थोड़ी देर पहले। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी चल रहे थे, साथ में गौतम अडानी थे। ये तस्वीर सीधे सीधे चीन को एक चुनौती है। पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक खलबली मचाने वाली ये तस्वीर है। इस तस्वीर की शक्ति, इसकी ताकत दुनिया तो समझती है, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या है ये? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। केरल के एक इलाके में ये बनाया एक ऐसा पोर्ट है जो सबसे ज्यादा एडवांस है, जिसका नाम है विझिंजम पोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और सीधे सीधे इसके उद्घाटन से एक मैसेज कहां तक पहुंचा? चीन तक पहुंचा। एक मैसेज हम्बनटोटा से लेकर ग्वादर तक पहुंचा। जिन पाकिस्तान और श्रीलंका के बंदरगाहों पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, सीधे सीधे उस चीन तक भारत ने एक डायरेक्ट मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि तुम अगर दाल डाल हो तो हम पात पात हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। पंकज जी, कई बार क्या होता है कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की इस जोड़ी को देखकर कई लोगों को ऐसी तकलीफ हो जाती है, ऐसी मिर्च लग जाती है कि वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं। लेकिन आज की ये तस्वीर बदलते बढ़ते भारत की तस्वीर है। ये कैसे पता चलता है? पॉलिटिकल सवाल से शुरू करते हैं। जो आपने कहा कि बहुत लोगों को पेट में मरोड़ होता है। आज भारत के दो पोर्ट दुनिया के 30 टॉप 30 में शामिल हैं। एक मुंद्रा पोर्ट और एक ये विजिंजम। इन दोनों पोर्ट को बनाया किसने? गौतम अडानी ने। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े तरीके से, सलीके से कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि आप लेफ्ट गवर्नमेंट हैं और आप इंडी अलायंस के मजबूत पार्टनर हैं, पर आज रात बहुतों को नींद नहीं आएगी। और वो पता है कटाक्ष किया था कि ये चाहे मुद्रा पोर्ट हो या विजिंजम पोर्ट हो, इन सब को अडानी को बनाने का ठेका कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस की सरकार ने। और इसलिए उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि गुजरात के लोग नाराज हो जाएंगे कि केरल में इतना बड़ा पोर्ट बना दिया, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि गुजरात में भी एक ऐसा पोर्ट बनना चाहिए। हाँ। और वो दरअसल उन लोगों पे वार था जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स को किसी पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। ये उमन चांडी जी थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे केरल में। उन्होंने इसकी परमिशन दी थी। हालांकि बात बहुत पहले से चल रही थी। 1907 में एक त्रावणकोर के दीवान थे रामानुज स्वामी जी, उन्होंने सबसे पहले ख्वाब देखा था कि विजिंजम में एक ये बंदरगाह हो सकता है जहां से हम व्यापार कर सकते हैं। 1907 की बात थी। 1930 में देश की आजादी के पहले अंग्रेजों ने यह सोचा कि यहां पे एक बंदरगाह का विकसित किया जाए, लेकिन वो बात चलती रही। जब उमन चांडी जी, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात की पहल की तो इन लेफ्ट वालों ने बहुत विरोध किया था उसमें। और बार बार, सबसे पहले एक आंध्र प्रदेश की एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना यहां पे सही होगा, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और फिर ये लेफ्ट वाले प्रोटेस्ट करने लगे। पता है ना क्या प्रोटेस्ट होता है? कि बंदरगाह बनेगा तो मछलियां मरेगी, तो आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये बेरोजगारी बढ़ेगी, तो बाहर के लोग काम कर रहे, यही सब जो कम्युनिस्ट लोग किया करते हैं आलतू फालतू। जब उमन चांडी के प्रोजेक्ट को बढ़ते बढ़ते 2014 जब नरेंद्र मोदी आए यहां पे, तब गति मिली और लेफ्ट सरकार को उन्होंने कन्विंस किया। और आज भारत के पास डीप वाटर का सबसे बड़ा पोर्ट अवेलेबल है। ये तो भारत की बात होगी, यहां की राजनीति की बात होगी। अब जियो पॉलिटिक्स समझिए। हम अक्सर एक बात करते हैं कि चाइना हमें चारों तरफ से घेर रहा है। बांग्लादेश का हितवे पोर्ट हो जाएगा, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो जाएगा, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो जाएगा,
मालदीव का पोर्ट हो जाएगा। चारों तरफ से चाइना हमें घेर रहा है। अरे भाई, चाइना घेर रहा है तो क्या करोगे? वो पोर्ट बंद कराओगे कि उसके जवाब में तुम कुछ उससे ज्यादा विकसित करोगे? तो तुम चाबहार पोर्ट बनाओगे ईरान में, या फिर भारत में कुछ ऐसे पोर्ट का निर्माण करोगे जिससे तुम्हारा व्यापार बढ़े? यही तरीका है ना। चाइना के पोर्ट पे बमबारी तो कर नहीं सकते, तो उसी का जवाब है ये विजिंगम पोर्ट, ये मुंद्रा पोर्ट, ये चाबहार पोर्ट। अभी मैं देख रहा था कि भारत के टोटल 13 बंदरगाह हैं भारत के पास। उसमें से 7 बंदरगाहों का मैनेजमेंट, माफ कीजिएगा, 7 बंदरगाहों का मैनेजमेंट अडानी कर रही है, ये कंपनी कर रही है। जो एयरपोर्ट्स हैं, ये बंदरगाह छोड़िए, एयरपोर्ट्स में 8 देश के बड़े एयरपोर्ट्स का सारा देखरेख मैनेजमेंट अडानी कर रहे हैं। और यही नहीं, दुनिया में जहां भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या मध्य एशिया में, ये सब माइंस ऑपरेट परचेज कौन कर रहा है? अडानी कर रहा है। अब इजराइल को लेकर बड़ी यहां सवाल खड़ा होता है। जो भारत मिडिल ईस्ट, ये यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है ना, उसका सबसे की बिंदु क्या है पता है? इजराइल का पोर्ट, उसका नाम हिफ्ते पोर्ट, कुछ एच से नाम है, मैं अभी अचानक याद नहीं आ रहा। वो नॉर्थ इजराइल में है। उस पोर्ट को डेवलप किया है अडानी ने, मैनेज कर रहा है अडानी, ताकि यहां से जो मालवाहक जहाज जाए और फिर सऊदी अरब से जो सड़क के रास्ते जाए, तब इजराइल में वहां पे सारा कारोबार हो। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। नारे लगाने से देश मजबूत नहीं होता, या फिर ये कह देने से कि हम मार के धुआं धुआं कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता। आपको इकोनॉमिक माइट दिखाना होता है। आजकल की दुनिया में क्या है? आपने एक चीज कहा कि जहां भी इंडिया स्ट्रैटेजी की बात आती है भारत की, वहां पर आपको अडानी प्रेजेंट नजर आएंगे। जैसे कि आप देखिए कि चीन एक तरफ ग्वादर से लेकर सितवे और बलेतवा तक अपना दबदबा बढ़ा रहा है, फिर वहां हम्बन टोटा श्रीलंका में चला गया, पाकिस्तान के ग्वादर तक चला गया। भारत को इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। इसी वजह से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अडानी का एक बहुत बड़ा की रोल रहा है। और इसी वजह से हमने अभी हाल के दिनों में देखा कि भारत पर अटैक ना करके अडानी पर सबसे ज्यादा अटैक हुआ, ताकि भारत का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? नहीं, इकोनॉमिक माइट की बात है। जब प्रधानमंत्री ने गति शक्ति मिशन की बात की थी, तो कहा था कि हम हाईवे का जाल बिछा देंगे, बंदरगाहों का जाल बिछा देंगे, एयरपोर्ट्स का जाल बिछा देंगे। आज की दुनिया में क्या है? कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। आपकी कनेक्टिविटी है, इसका मतलब आप किंग हो। ये बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, साइबर स्पेस इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, क्यों नहीं होता था? आज मैं देख रहा था एक रिपोर्ट, 2017 के बाद से 30 गुना बढ़ा है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, 30 टाइम्स। अब बताइए पहले क्यों नहीं होता था? और आज जो अडानी को गाली दे रहे हैं, आप बताइए कि भारत के पास विकल्प क्या है सिवाय आपके विदेशी कंपनियों के? मतलब अगर भारत का कोई कारोबारी जाके भारत के इंटरेस्ट के लिए कहीं पैसा लगा रहा है, भारत का स्ट्रेटेजिक डेप्थ वहां डेवलप कर रहा है, तब वो खराब है। लेकिन यही कोई अमेरिकी कंपनी, चाइनीज कंपनी आके हमारे यहां आके काम करे, तब वो बढ़िया है। यही है ना? या फिर अडानी से आपको चिढ़ है तो भारत में बता दीजिए कौन दूसरा व्यापारी है जो कि इस तरह काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, जो पोर्ट्स डेवलपमेंट में, माइनिंग में, सोलर एनर्जी में, इन सब में कर रहा है, कर लो। तो गालियां तो दे दोगे, लेकिन विकल्प आप बताओगे नहीं। और गालियां क्यों दे रहे पता है? आप सब समझ रहे हैं कि आखिर अडानी पे ही ये हिंडनबर्ग ने क्यों अटैक किया था। और बाद में तो पूरा खुलासा हुआ, जी पूरी बात सामने आई ना। हाँ, कि कैसे चाइनीज इंटरेस्ट से उसका जुड़ा हुआ था, हिंडनबर्ग का जुड़ा हुआ था। तो बताइए कि चाइना को इनडायरेक्टली मदद कौन कर रहा था इस इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर में? मैं इसको माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक वॉर समझिए। आज की दुनिया में फिजिकल वॉर कम होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक वॉर हमेशा चलता रहता है, जिसे टैरिफ वॉर आप अमेरिका का देख रहे हैं, या कंपटीशन है देशों में कि कौन जाके कहां पे क्या अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ विकसित करता है। अफ्रीका में काम कर रही है चाइनीज कंपनियां, तो भारत भी पहुंच गया। मध्य एशिया में काम कर रही है तो भारत भी पहुंच गया कि हम भी है।
ऐसे ही तो आप सुपर पावर बनते हैं। सुपर पावर बनते हैं अपने घर में अपने कारोबारियों को गाली देकर कि मुझे चंदा नहीं दिया, या वो गुजरात से क्यों बिलोंग करता है, वो आंध्र प्रदेश से क्यों नहीं आता। ऐसे आप देश चलाओगे? और इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, मुद्रा पोर्ट को डेवलप करना, विजिंगम पोर्ट को डेवलप करना, सब कांग्रेस की सरकारों ने दिया है। और आज भी तेलंगाना की सरकार काम दे रही है। आज भी ममता बनर्जी अडानी को अपने यहां बुला रही है, या अशोक गहलोत अपने यहां बुला रहे हैं। अगर इतना ही बुला रहे थे, हाँ। तो आप क्यों बुला रहे जब राहुल गांधी संसद में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उस वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार होती थी और अशोक गहलोत अपने बगल में बिठाते थे, फोटो खिंचवाते थे, पूरा कॉन्फ्रेंस चलता था और मीडिया कवरेज होता था। और राहुल गांधी उसी दिन, जिस दिन ये सब हो रहा था, उसी दिन संसद में अडानी के खिलाफ तस्वीर लहरा रहे थे। इसलिए मैंने कहा ना कि लोगों को बताना और राजनीति करना और सरकार चलाना, दोनों में यही बारीक फर्क है। सबसे बड़ा सोलर स्टेशन वहां पे राजस्थान में डेवलप कर रहे हैं, वो अडानी कर रहे हैं। तो वहां के मुख्यमंत्री को लगा कि हमारा वो इलाका, चूंकि देखिए रेत है, वहां पे रेगिस्तान है, सनलाइट की कमी नहीं है, वो कर देगा, हमारा एनर्जी सॉल्यूशन होगा। राजस्थान को भी बिजली मिलेगी और पड़ोस के गुजरात को भी बिजली मिलेगी, और इधर हम हरियाणा को भी बेच सकेंगे बिजली, दिल्ली तक आनी थी वो बिजली। अब बताइए इसमें बुराई क्या है? अब राहुल गांधी को क्या दिक्कत है भारत के कारोबारियों से, हर किसी को पता है। एक भी भारत का व्यापारी है बताइए जिसकी उन्होंने तारीफ की है, और एक भी विदेशी कंपनी ऐसा बताइए जिसकी उन्होंने बुराई की है। आप बताइए। स्वामी रामदेव अगर यहां कुछ कर रहे हैं तो वो गड़बड़ है, लेकिन पेप्सी हमारे यहां कीटनाशक भी भेज रहा है तो वाह वाह, इंटरनेशनल लेवल है वो। ये चल रहा है अपने पंकज जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। स्पोर्ट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो आपने शुरू में कहा ना कि कुछ कटाक्ष किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ लोग अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि उनको तो बात करना चाहिए था पहलगाम पर, बात ये करना चाहिए था कि हम पाकिस्तान को कब ठोक देंगे, लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है स्पोर्ट के उद्घाटन के मौके पर। भारत की सफलता के पीछे पिछले एक दशक की मेहनत और विजन है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने पोर्ट्स की क्षमता को 2 गुना किया है। हमारे नेशनल वाटरवेज का भी 8 गुना विस्तार हुआ है। आज ग्लोबल टॉप 30 पोर्ट्स में हमारे 2 भारतीय पोर्ट्स हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बेहतर हुई है। ग्लोबल शिप बिल्डिंग में हम टॉप 20 देशों में शामिल हो चुके हैं। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതത്തിന്റെ ഈ വിജയം കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിലെ നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും ഫലമാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ പോർട്ടുകളുടെ ക്ഷമത 2 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു. നമ്മുടെ നാഷണൽ വാട്ടർവേസിന്റെ വേഗത 8 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു. ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ ടോപ്പ് 30 പോർട്ടുകളിൽ നാം 2ാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ 2 പോർട്ടുകളുണ്ട്. ലോജിസ്റ്റിക്സ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സിലും നമ്മുടെ റാങ്കിംഗ് മികച്ചതാണ്. ഗ്ലോബൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗിൽ നാം ആദ്യത്തെ 20 രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बाद हम अब ग्लोबल ट्रेड में भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमने मैरीटाइम अमृतकाल विजन लॉन्च किया है। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का क्या होगी, हमने उसका रोड मैप बनाया है. നമ്മുടെ റോഡ് ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ശരിയാക്കിയതിനു ശേഷം നാം ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് പൊസിഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ദിശയിൽ നാം മാരിടൈം അമൃത്കാൽ വിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിൽ, അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിൽ മാരിടൈം സ്ട്രാറ്റജി എന്താകും, ഇതിനായി നാം റോഡ് മാപ്പും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. आपको याद होगा G20 समिट में हमने कई बड़े देशों के साथ मिलकर
इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनाई है। इस रूट पर केरला बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर है। केरला को इसका बहुत लाभ होने वाला है। നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും, G20 സമ്മിറ്റിൽ നാം വലിയ രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് കോറിഡോർ എന്ന കാര്യത്തിന് അനുവാദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റൂട്ടിൽ കേരളം വളരെ മുന്നിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് ഇതിലൂടെ വളരെയധികം ലാഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. साथियों, देश के मैरीटाइम सेक्टर को नई ऊंचाई देने में प्राइवेट सेक्टर का भी अहम योगदान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिछले 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस भागीदारी से न केवल हमारे पोर्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हुए हैं, बल्कि वो फ्यूचर रेडी भी बने हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है। और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर ये बदलता हुआ भारत है। तो नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने जो विझिंगम पोर्ट है उसका क्या फायदा होने वाला है भारत को, केरल को क्या होने वाला है, और आखिर में उन्होंने जो बात की। जी पंकज जी। अच्छा, मैं देश के लोगों से सवाल करता हूं कि हमारे देश में जितने बंदरगाह थे उसे 1960 के बाद डेवलप या रिवैम्प करने का काम क्या नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ रखा था क्या, जो अब डेवलप सारे कर रहे हैं? या फिर जो सेतु समुद्र प्रोजेक्ट है या सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वो इस सरकार के लिए छोड़ रखा था क्या? क्यों नहीं हमारे देश की सारी सड़कें हमारे बंदरगाहों की तरफ जाती थी पहले? क्यों माल ढुलाई में दिल्ली से चला जो माल है वो कलकत्ता पहुंचने में 2 या 3 दिन लग जाता था? अलग फ्राइट कॉरिडोर बनाने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी ने क्यों किया कि मालगाड़ियों के लिए एक अलग ट्रैक रहेगा और पैसेंजर ट्रेन के लिए, यात्रियों के लिए अलग रहेगा? ये सोचिए। और फिर आपको मैं एक ट्रैवनकोर के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब पुराने जमाने में भारत का जो व्यापार था ना, वो केरल से जो मसाले लेके जाते थे अरब देशों में और जाके उसे यूरोप में बेचते थे और फिर वहां से अरबी नस्ल के घोड़े और तलवार लाते थे, वो केरल पोर्ट से ही होता था। वो डिसफंक्शनल कैसे हुआ था, किस जमाने में हुआ था, ये पता कीजिए आप। तो ये पुराना जो अपना ट्रेड रूट है उसको रिवैम्प करने का काम नरेंद्र मोदी को के लिए छोड़ दिया था क्या? पहले क्यों नहीं हुआ? आखिरी बात मैं बोलता हूं कि देश तलवारों की धार पे आगे नहीं बढ़ता, देश बढ़ता है व्यापार से। और दुनिया आजकल व्यापार को पूजती है। इस बात को जिस दिन याद रखेंगे ना कि जिसकी जेब में पैसा है उसके दुनिया सलाम करती है, नहीं तो पाकिस्तान की तरह जज्बे वाले कौम बन के रह जाएंगे। चलिए पंकज जी, आपने बहुत बड़े लेवल पर समझा दिया है कि इस पोर्ट का क्या स्ट्रैटेजिक फायदा हो सकता है भारत को। और सबसे बड़ी बात कि एक पोर्ट भारत को ऐसा मिला है जो कम से कम इतना तो है जिससे चीन घबराता है, जो व्यापार के एक नए रास्ते खोल रहा है, जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। हम दर्शकों से यही सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो पोर्ट बना है विझिन्नम पोर्ट, इस पोर्ट को जिस तरह से भारत सरकार ने डेवलप किया है, जिस तरह से अडानी काम कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना, हमें कमेंट में ज़रूर बताते चलिएगा। और साथ ही साथ कि जो लोग अडानी पर बार बार सवाल उठाते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो भी बताइएगा। नमस्कार।